ये है टाइबी आइलैंड। पर क्या आपको पता है कि इन शांत समुद्री लहरों के नीचे समुद्र में अमेरिका का एक ऐसा रहस्यमयी हथियार छिपा है जो आज भी किसी भी पल अमेरिका को दुनिया के नक्शे से मिटाने की ताकत रखता है। एक ऐसा राज जो 65 सालों से पानी के नीचे दबा है और किसी भी पल करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकता है, जिस तबाही से शायद अमेरिका चाहकर भी बच नहीं सकता। एक ऐसा हथियार जिसके तार साल 1958 में दो सैनिक विमानों के बीच भयानक टक्कर और कोल्ड वॉर की अमेरिका सोवियत यूनियन की दुश्मनी से जुड़ा हुआ है। समुद्र में छुपी एक ऐसी ताकत जो जिसको मिल जाए वो बड़ी से बड़ी सुपर पावर को भी घुटनों पर ला सकता है। एक ऐसी ताकत जिसे दुनिया का कोई भी देश किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होगा। तो चलिए चलते हैं 5 फरवरी 1958 की उस सर्द रात में जब अमेरिका ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती को अंजाम दिया था। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 5 फरवरी 1958 उस रात अमेरिका का एक B-47 स्ट्रैटोजेट विमान समुद्र के ऊपर गश्त लगा रहा था। अब वो कोई साधारण एरोप्लेन नहीं था, इसमें था एक ऐसा हथियार जिसने अपने आप में तबाही का एक ऐसा इतिहास लिखा था। एक ऐसा हथियार जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से ऑलमोस्ट 200 गुना ज्यादा पावरफुल था और इस पूरे दक्षिण पूर्व अमेरिका का नक्शा बदलने की ताकत रखता था। अब इस B-47 में टोटल 3 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। पायलट हावर्ड रिचर्डसन, को-पायलट लेफ्टिनेंट बॉब फॉकनर और सपोर्ट स्टाफ और नेविगेटर के तौर पर लेफ्टिनेंट डोनाल्ड। ये मिशन इन तीनों की नजर में रूटीन था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही पलों में उनका ये रूटीन मिशन उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा जो करोड़ों लोगों को मौत की नींद सुला सकता था। तो देखो, जैसे ही B-47 विमान टाइबी आइलैंड के ऊपर उड़ रहा था, उसे ग्राउंड कंट्रोल से एक संदेश आता है। उन्होंने बताया कि एक F-86 सैब्री फाइटर जेट उसी एयर स्पेस में मौजूद है। F-86 सैब्री एक ऐसा लड़ाकू विमान था जिसे दुश्मनों के विमान को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इस विमान का उस समय इस पर्टिकुलर लोकेशन पर रहना मिशन का हिस्सा नहीं था, लेकिन शायद रात के अंधेरे और नेविगेशन सिस्टम की खराबी के चलते वो वहां पर पहुंच गया होगा। जो भी हो, उस समय ग्राउंड कंट्रोल ने दोनों प्लेन्स के पायलट्स को एक दूसरे के मूविंग डायरेक्शन एंड एल्टीट्यूड के बारे में बताया और कहा कि वो केयरफुल रहे। लेकिन इतिहास को ना शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब B-47 और F-86 दोनों अपने अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे थे, तब B-47 अपने भारी वजन और धीमी गति की वजह से धीरे धीरे उड़ रहा था। दूसरी तरफ F-86 सैब्री काफी तेज था, पर दोनों प्लेन्स के पायलट्स को इस अंतर का अंदाजा नहीं था और दोनों ही पायलट ये समझ ही नहीं पाए कि कब वो धीरे धीरे एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। रात के करीब 2:30 बजे जब आसमान में घना अंधेरा छाया हुआ था, तब दोनों पायलट्स खुद को अचानक ही आमने सामने पाता है। F-86 सैब्री तेजी से B-47 के दाहिने विंग से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि F-86 सैब्री का अगला हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेफ्टिनेंट क्लार्क जो F-86 के पायलट थे, वो तुरंत समझ जाते हैं कि उनका विमान अब ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह पाएगा, इसलिए उन्होंने तभी अपने फाइटर जेट से इजेक्ट कर लिया। F-86 सैब्री के मलबे के साथ पायलट क्लार्क पैराशूट के जरिए किसी तरह जमीन पर सुरक्षित उतर जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ B-47 के पायलट मेजर रिचर्डसन के लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। टक्कर के बाद ना B-47 को भारी नुकसान हुआ था। इसका दाहिना इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका था और विमान हवा में जोर जोर से हिल रहा था, मानो कभी भी जमीन पर गिर सकता हो। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि असली समस्या थी विमान में मौजूद ये बड़ा सा मिसाइल जैसा दिखने वाला हथियार मार्क 15, पृथ्वी के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब। पर ये इस B-47 विमान में आया कहां से? इस कहानी की शुरुआत होती है 1950s की कोल्ड वॉर के दौरान, जब हर दिन हर पल अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी में जुटे हुए थे।
तब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक अमेरिका ने अपने दुश्मन को हराने के लिए एक अजीब लेकिन खतरनाक योजना बनाई थी, जिस योजना के अनुसार अमेरिका के सबसे एडवांस बॉम्बर्स प्लेन्स हर वक्त परमाणु हथियारों से लैस होकर खुद अमेरिका के आसमान में गश्त करते रहते थे। इसका मकसद ये था कि अगर सोवियत यूनियन ने पहले ही कोई हमला कर दिया ना और अमेरिका डिस्ट्रॉय हो गया तो भी अमेरिका के ये एडवांस बॉम्बर्स तुरंत जाकर सोवियत यूनियन का भी वही हाल कर देते। एंड साल 1958 की रात F-86 फाइटर जेट की टक्कर एक ऐसे ही बॉम्बर प्लेन B-47 से हुई थी, जिसमें मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब मौजूद था। इतना ताकतवर कि अगर ये बॉम्ब किसी के ऊपर गिर जाए तो इसके धमाके की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कई 100 गुना ज्यादा होगी। अब भले ही ये टक्कर दो सैनिक विमानों की ही हो, लेकिन मार्क 15 की B-47 में मौजूदगी से ये हादसा अमेरिका के अस्तित्व पर खतरा बन चुका था। टक्कर के बाद अब B-47 पूरा तबाह हो चुका था और तेजी से नीचे की ओर गिर रहा था, जिसके चलते B-47 के पायलट मेजर रिचर्डसन के पास केवल दो विकल्प थे। मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ क्रैश लैंडिंग करना, जिसमें उसके फटने के चांसेस सबसे ज्यादा थे, यानी अमेरिका में दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु हथियार का विस्फोट और तबाही, और दूसरा ऑप्शन था बॉम्ब को पास के समुद्र में पैराशूट की मदद से गिराना और होप करना कि इससे टक्कर का इंपैक्ट इतना कम होगा कि शायद बॉम्ब किसी तरह पानी पर टकरा कर ना फटे। लेकिन ये ना कोई साधारण फैसला नहीं था। अब अगर बम समुद्र में गिराया गया और किसी भी कारण से फट गया तो अगेन इसका असर दक्षिणी अमेरिका के करोड़ों लोगों पर पड़ता, जिससे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अमेरिका खंडहर बन जाता। B-47 अब रिचर्डसन के नियंत्रण में नहीं था। विमान समुद्र के ऊपर हवा में डगमगा रहा था और हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था। अब पायलट रिचर्डसन को यह समझ में आ गया था कि उन्हें तुरंत ही फैसला लेना होगा, क्या वो बम को समुद्र में गिराएंगे या फिर अपनी जान को जोखिम में डालकर विमान को बचाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब ना सिर्फ उनकी टीम की जिंदगी तय करेगा बल्कि पूरे अमेरिका के भविष्य पर असर डालेगा। अगर तुम इस बम को अभी गिरा दो तो शायद हम बच जाएंगे, लेकिन अगर ये बम फटा तो पूरी दुनिया हमें कभी माफ नहीं करेगी। मेजर रिचर्डसन के कानों में ये बात बार बार गूंज रही थी। टक्कर के बाद B-47 बुरी तरह से हिल रहा था। फाइनली पायलट रिचर्डसन ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने क्रू से तेज आवाज में कहा, बम को गिराओ। लेकिन बम को गिराना जितना आसान लग रहा था, असल में उतना ही खतरनाक था, क्योंकि अगर बम गिरते समय जरा भी झटका लगता तो ये डेटोनेट हो सकता था। इसलिए इसे ध्यान से बड़ी सी पैराशूट के साथ प्लेन से नीचे गिराया गया और फिर अगले ही पल में जैसे ही इस 3.5 टन के हाइड्रोजन बम ने विमान को छोड़ा, कॉकपिट में सबकी सांसें थम गई। मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब समुद्र की ओर गिरने लगा। हर सेकंड ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी फट जाएगा। क्या हो अगर पैराशूट सिस्टम फेल हो जाए? क्या हो अगर गिरते समय इसके ट्रिगर सिस्टम में हलचल हो जाए? पूरी दुनिया के चेहरे पर डर और पसीना था। बम ने आखिरकार समुद्र को छुआ और फिर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ शांत था। वो समुद्र की गहराई में डूब गया। एक भारी सांस लेकर मेजर रिचर्डसन ने अपने क्रू को देखा। सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या ये बम पूरी तरह सुरक्षित है? हालांकि बम ने तब विस्फोट नहीं किया, लेकिन टक्कर से हुए नुकसान के बाद ये भी हो सकता था कि ये कुछ मिनट बाद या घंटों बाद फट जाए, जिस बात ने पूरे अमेरिकी सेना एंड सरकार के बीच हलचल मचाई हुई थी। बम को समुद्र में गिराने के बाद B-47 अब काफी हल्का हो चुका था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया है। इसका दाहिना इंजन अब भी काम नहीं कर रहा था और विमान तेजी से गिर रहा था। पायलट रिचर्डसन ने अपने क्रू को सावधानी बरतने को कहा, क्योंकि अब वो इस तबाह हो चुके प्लेन के साथ ही लैंडिंग परफॉर्म करने वाले थे। उन्होंने पास के एयरबेस से संपर्क किया और एक इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अनुमति मांगी, और इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए उन्हें इसकी परमिशन तुरंत मिल गई। जब B-47 लैंडिंग के लिए नीचे आया तो रनवे पर सभी की आंखें विमान पर थी। इसके इंजन से आग निकल रहा था और प्लेन हिल रहा था, और अब तक का मानसिक दबाव सब कुछ एक साथ था। पायलट रिचर्डसन अपनी पूरी ताकत और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए विमान को रनवे पर नीचे लाते हैं। पहियों ने जमीन को छुआ, विमान हिल रहा था, लेकिन आखिरकार वो रुक गया।
बॉम्बर द्वारा बम को समुद्र में गिराए जाने की खबर सुनते ही अमेरिकी सेना ने तुरंत एक सीक्रेट सर्च ऑपरेशन शुरू की, जिस मिशन का मकसद था मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब, जो किसी भी समय दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था, उसे फटने से पहले समुद्र की गहराइयों से सुरक्षित निकालना। एक परमाणु बम जिसे समुद्र में गिरा दिया गया, क्या वो अब भी वहीं है या किसी ने उसे खोजकर इतिहास के सबसे बड़े खतरे को अपने कब्जे में ले लिया है? 5 फरवरी 1958 की वो रात जब टाइवी आइलैंड के पास मार्क 15 न्यूक्लियर बॉम्ब समुद्र में गिराया गया, वो अमेरिका के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर बन गया जो आज भी रहस्य और डर से भरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे ढूंढने के लिए सैकड़ों गोताखोर और पनडुब्बियां टाइवी आइलैंड के पास समुद्र में तैनात की गई। सोनार तकनीक का इस्तेमाल कर पानी के नीचे बम को खोजने की कोशिश की गई। हर पॉसिबल लोकेशन को जांचा गया, हर गहराई को खंगाला गया कि कहीं बम समुद्र के तल की रेत और मलबे में दब ना गया हो। घंटे दिनों में बदल गए, दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन बम का कोई भी नामो निशान नहीं मिला। पर क्यों? ये सवाल सभी के मन में था, क्योंकि जिस घातक हथियार को कुछ समय पहले ही गिराया गया था, आखिर दुनिया की सबसे एडवांस और ताकतवर सेना भी उसे खोज क्यों नहीं पा रही थी। और यहीं से एक थियरी सामने आती है इस ताकतवर हथियार के चोरी होने की। तो कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच जासूसी और हथियारों की होड़ अपने चरम पर थी, और ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि इस दौरान सोवियत यूनियन की कई पनडुब्बियां हमेशा अमेरिका के करीबी समुद्र में रहा करती थी, जिससे एक स्पेक्यूलेशन ये भी लगाई जाती है कि शायद जब साल 1958 में ये क्रैश हुआ और इस बम को पानी में गिराया गया, तब टाइवी आइलैंड के पास यूएसएसआर की एक पनडुब्बी मौजूद थी। अगर ऐसा था तो इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि इतने भारी बम के पानी की सतह पर टकराने और डूबते समय हुए इंपैक्ट को इजीली यूएसएसआर की एडवांस सबमरीन ने डिटेक्ट कर लिया होगा, जिस कंडीशन में उनके लिए इस बम को ढूंढना और उसे समुद्र से चुराकर वापस सोवियत यूनियन तकनीकी एडवांसमेंट के लिए लेकर जाना संभव था। अब इस बात पर सवाल इसीलिए भी उठते हैं क्योंकि इस घटना के बाद यूएसएसआर में हाइड्रोजन बम और दूसरे बड़े ताकतवर बमों के टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गए थे। अब अगर ये सच है तो सोवियत यूनियन ने न केवल एक घातक हथियार को चुराया, बल्कि अमेरिका की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया। पर सच तो ये है कि ये दावा कभी भी साबित नहीं हो सका, यानी हम गारंटी से नहीं कह सकते कि इस बम को सोवियत यूनियन द्वारा चुराया ही गया हो। पर फैक्ट्स पर आए तो ये बम आज भी टाइवी आइलैंड के समुद्र की गहराइयों में कहीं मौजूद है। अब सोच कर देखिए, अगर ये बम किसी दिन अचानक से फट जाए तो क्या होगा? क्योंकि मार्क 15 अगर भविष्य में किसी भी कारण से डेटोनेट हो गया ना, तो इसका रिजल्ट ऐसा होगा कि दुनिया इसे कभी भूल ही नहीं पाएगी। मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत को समझने के लिए इसे हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम से तुलना करना जरूरी है। देखो, हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम 15 किलोटन का था, जबकि मार्क 15 हाइड्रोजन बॉम्ब की ताकत 3.5 मेगाटन की है। यानी ये बम हिरोशिमा बम से 200 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसको देखते हुए अगर ये बम समुद्र के नीचे किसी भी तरह एक्टिव हो गया तो इस विस्फोट की ताकत समुद्र के पानी को सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक उछाल देगी, जिससे समुद्र में एक विशालकाय सुनामी बनेगी, जिसकी लहरें कई 100 मीटर से लेकर किलोमीटर तक ऊंची हो सकती है। जो सुनामी अमेरिका के साथ साथ दुनिया के और भी कई हिस्सों में भारी तबाही मचाएगी, जो करोड़ों लोगों की जान ले सकती है। इस विस्फोट का असर टाइवी आइलैंड के आसपास के बड़े समुद्री रीजन में होगा, जहां भारी मात्रा में पानी में रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम और यूरेनियम के कण फैल जाएंगे। इन शॉर्ट कहा जाए तो यहाँ समुद्र का एक बड़ा हिस्सा लाइफ के लिए जहरीला बन जाएगा। बट ये सब तो रहा इसके डेंजर की बात कि अगर समुद्र में छुपी ये बम फट जाए तो क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर समुद्र में छिपा ये बम किसी के हाथ लग गया तब क्या होगा? वेल, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन ये घटना भी किसी तबाही से कम नहीं है।
अगर ये बम किसी व्यक्ति, ग्रुप या देश के हाथ लग गया तो ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जरा इमेजिन करके देखो, एक वीडियो जो इस बम के साथ पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही हो और उसमें कोई कह रहा हो कि मैं इस बम को एक्टिवेट कर दूंगा। सिर्फ इस एक बात से कोई भी सुपर पावर डर के इस इंसान या ग्रुप की सारी बातें मानकर उसके सामने झुकने को तैयार हो जाएगा। अब सोच कर देखिए कि ये बम कितनी ज्यादा पावर को होल्ड करता है। और सिर्फ पावर ही नहीं, बल्कि ये किसी इंसान को इतना अमीर भी बना सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी शर्मा जाए, क्योंकि इस एक बम की कीमत ब्लैक मार्केट में अरबों डॉलर्स की होगी, जिसे कोई भी आतंकी ग्रुप या फिर देश किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार होंगे। खुद अमेरिका अपने ही बम के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो बम आज भी टाइबी आइलैंड के पास ही समुद्र में कहीं छुपा हुआ है या फिर उसे यूएसएसआर ने अभी तक चुरा लिया है? आप अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वैसे इससे ही मिलता जुलता एक और एपिसोड हमने बनाया था जिसमें कि सेम यही बॉम्बर प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें 2 मिसाइल्स होते हैं, जिसमें से एक मिसाइल तो पैराशूट के साथ गिर जाता है, लेकिन एक छोटे से आइलैंड में गिरता है जहां वो धंस कर रह जाता है और उसका कोर वहीं पर खो जाता है। जिस छोटे से खेत को अमेरिकन गवर्नमेंट ने खरीद लिया है और वहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। आप इस वीडियो के बाद उसे जाकर जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसा सेम कहानी एक और सेम बॉम्बर प्लेन की है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने अभी आपको बताया। उसे देखने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।